हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आगे हल कराने वाला हूं। देखते हैं जो अपना 41वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखिए, जब ट्रांसफार्मर पर से भार कम किया जाता है तो हानियाँ घट जाती है, यानी भंवरधारा हानियाँ घटेगी, लोह हानियाँ घटेगी या घर्षण कम होगा और ताम्र हानियाँ। देखो, घर्षण तो पूर्णतः होता ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई चल ऊर्जा नहीं होता है। और जो भंवरधारा, देखो लोह हानि का ही प्रकार होता है, एक तो आपके हिस्टेरिसिटी और आपके एक एडी करंट यानी WE। ये जो दोनों लॉसेज हैं ये कौन से लॉसेज के अंतर्गत आते हैं? आपके लोह हानियों के अंतर्गत। तो देखिए, जो भंवरधारा हानि है ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? एक तो आपके फ्रिक्वेंसी, फ्लक्स घनत्व और इसके साथ साथ कोर का आयतन या कोर का प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से निर्भर करेगा। जबकि एडी करंट जो होती है फ्रीक्वेंसी के वर्ग और आपके फ्लक्स घनत्व के वर्ग और पत्तियों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर ये लोड पर निर्भर नहीं करेगी, तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ताम्र हानियाँ, यानी डी ऑप्शन। देखिए, ताम्र हानियाँ होती है यानी कॉपर जो लॉस होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? कॉपर लॉस बराबर आपने पढ़ा है I²R, यानी कि जो लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने से यहाँ पर देखिए करंट में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और करंट में परिवर्तन होने से आपके लॉसेज भी क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ट्रांसफार्मर में भंवरधारा हानियाँ खालिस्तान के समानुपाती होती है। और भंवरधारा हानियों का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि WE बराबर BM की पावर, यानी BM का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, F यानी फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर और पत्तियों की मोटाई यानी लेमिनेशन जो होती है उनकी मोटाई के ऊपर। यानी जब मोटाई कम कर दी जाएगी तो वर्ग में आपकी जो एडी करंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखते हैं पहला जो इसका ऑप्शन है, क्रोड पटलों की मोटाई। तो देखिए, मोटाई पे निर्भर नहीं करती है, पर्दाय आवृत्ति पे निर्भर करती है, लेकिन वर्ग के समानुपाती होती है, यानी वर्ग में ही बढ़ेगी या वर्ग में ही घटेगी। तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। आपके सी ऑप्शन देखिए, क्रोड में पटलों की मोटाई का वर्ग, यानी पटलित जो ये है यानी पत्तियों की मोटाई है उनके वर्ग के समानुपाती होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। इसके अलावा डी ऑप्शन देखिए, क्रोड में फ्लक्स घनत्व। तो फ्लक्स घनत्व जो होता है उसके भी वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसका कौन सा है? सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर की खालिस्तान पर दक्षता 0 होती है। अब देखिए, जो दक्षता होती है वो क्या होती है? आउटपुट और इनपुट का अनुपात, ठीक है, इनपुट का जो अनुपात है और गुणा 100, यही क्या है? दक्षता होती है। किसी भी उपकरण या किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है ये आउटपुट और इनपुट के ऊपर निर्भर करती है। अब देखिए, अगर इस पर कोई भार ही नहीं होगा तो आउटपुट में जो होगा, आउटपुट में करंट का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी पावर जो होगी वहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं? बिल्कुल 0 मान लेते हैं। यानी जो दक्षता की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं ली जाएगी, यानी कि जो इसकी दक्षता है वो 0 भार पर क्या होती है? बिल्कुल 0 होती है। और जो अधिकतम दक्षता होती है वो कहाँ पर होती है? यानी यहाँ पर क्या होती है? पूर्ण भार पर, यानी मैक्सिमम जो लोड होगा, मैक्सिमम भार होगा इस पर, ठीक है, मैक्सिमम लोड, उस पर ही क्या होगा आपका? इस पर दक्षता हाई होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़े ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग होती है। अब देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो लगभग उसकी दक्षता जो होती है वो 98% तक होती है, यानी 90% से लेकर आपकी जो दक्षता होती है वो कहाँ तक होती है? 98% तक। और जहाँ पर देखिए ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वही क्या होगी? उसकी दक्षता होगी। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है? उसकी सबसे ज़्यादा दक्षता होती है, यानी इसमें कोई चल ऊर्जा नहीं होता, इसकी वजह से इसमें लॉसेज का मान भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 96%। अगर आदर्श ट्रांसफार्मर की पूछा जाए, ठीक है, और आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल तौर पर ट्रांसफार्मर में
ताम्र हानियाँ कुल हानियों की लगभग होती है। अगर देखी जाए देखो प्रैक्टिकल तौर पे तो मैं आपको बता चुका हूँ जो लोह हानियाँ हैं वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है, यानी किसी भी लोड पर परिवर्तन नहीं होगी। परिवर्तन जो होती है वो कौन सी होती है, ताम्र हानियाँ। और ताम्र हानियाँ वो किस पे निर्भर करती है, यानी कॉपर लॉस बराबर आपने पढ़ा है I² R। और I किस पे निर्भर करती है, लोड के ऊपर निर्भर करती है, यानी लोड के ऊपर निर्भर करेगी। अब देखिए लोड बढ़ाओगे तो वहाँ पर करंट का मान बढ़ेगा और लॉसेज का मान भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो अधिकतम लॉसेज होते हैं, यानी 100% की बात की जाए, देखो लॉसेज अगर मैं 100% मान लूँ तो उसमें से 85% जो है लॉसेज वो कौन से लॉसेज होते हैं, आपके कॉपर लॉस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 85%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित बनाने यानी लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो सीधी सी बात है, लेमिनेटेड जो पत्तियों की मोटाई है वो कौन सी सतह निर्भर करती है, तो वहाँ पर आएगा आपका भंवर धारा हानि, जिसको आप क्या कहते हो, एडी करंट लॉस भी बोलते हो। अब देखिए स्टेरिस हानि है वो तो किस पर निर्भर करती है, पदार्थ के ऊपर, यानी पदार्थ की किस्म के ऊपर, इसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी निर्भर करती है। लेकिन पटलित जो होती है यानी लेमिनेटेड जो करते हैं वो वर्क के समानुपाती होती है, यानी स्टेरिस सतह बराबर आपने पढ़ा है BM की पावर यानी BM का स्क्वायर, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर और पत्तियों की मोटाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर जितनी पत्तियों की यानी पतली जितनी रखोगे, कम रखोगे पत्तियों की मोटाई, वहाँ पर भंवर धारा हानि का मान भी सबसे कम होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः 5 kVA तक की क्षमता वाले परिणामित्र, देखिए ये बिल्कुल कम क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं। तो जो प्राकृतिक तौर पर जो वायु द्वारा शीतलित करते हैं हम, वही क्या होते हैं, 5 kVA तक के क्षमता में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अपना ए ऑप्शन। जो तेल द्वारा शीतलित होते हैं वो इससे ज़्यादा क्षमता, 5 kVA से ज़्यादा क्षमता में यानी लगभग 15 kVA के तक बनाते हैं, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा क्षमता में बनाना है तो फिर जल द्वारा शीतलित करते हैं, फिर इससे ज़्यादा यानी 500 kVA से अधिक अगर क्षमता में, यानी देखो तेल द्वारा शीतलित भी अपन 500, एक होता है आपके एयर ब्लास्ट जो होता है, मतलब आप क्या कर सकते हो, ब्लास्ट के द्वारा भी क्या कर सकते हो, शीतलित कर सकते हो। तो उनकी क्षमता क्या होती है, आपके बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल को कभी भी खुला नहीं रखा जाता तब प्राथमिक कुंडल प्रदाय से जुड़ी रहती है और वह ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी द्वितीय कुंडल को कभी भी खुला नहीं रखा जाता। तो मैंने आपको दो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बताए थे, एक तो बताया था CT और एक बताया था आपके PT। मैंने पहले भी इसका विवरण किया है। जो CT होता है उसकी सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, टर्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रखी जाती है, यानी कि जो ये लाइन की करंट मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो स्टेप अप प्रकार का होगा तो सेकेंडरी के अंदर यहाँ की वोल्टेज भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो सेकेंडरी की वोल्टेज हाई होने के कारण इसका इंसुलेशन क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। और ये करंट के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। और लगभग 5 एम्पियर तक का इसमें अपन क्या लगाते हैं, एम्पियर मीटर यूज़ करते हैं। अब करंट का मान हाई होगा तो वहाँ पर इंसुलेशन आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एम्पियर मीटर के स्थान पर पहले क्या करना पड़ता है, अपने को एक स्विच लगाना पड़ता है जो पूर्णतः क्या करता है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देता है। और शॉर्ट सर्किट करने के बाद आप उस एम्पियर मीटर को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसने दिया है कभी भी खुला नहीं रखा जाता तब जब प्राथमिक कुंडल प्रदाय से जुड़ी रहती है। वह ट्रांसफार्मर कौन सा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। और जो PT होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग खालिस्तान से जुड़ी होती है। देखिए ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही कॉइल प्रयोग की जाती है और प्राइमरी का कार्य भी वो एक ही वाइंडिंग करती है और सेकेंडरी का काम भी वही करती है, यानी ये प्राइमरी हो गई, यही सेकेंडरी हो गई, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखो चुंबकीय रूप से भी जुड़ी हुई है और विद्युतीय रूप से भी कनेक्टेड है, यानी दोनों ही रूप से जो कनेक्टेड होता है आपका ट्रांसफार्मर वो कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा, C ऑप्शन। ओनली विद्युतीय रूप से भी नहीं होगी, ठीक है, ओनली चुंबकीय रूप से भी नहीं होगी, दोनों ही रूप से होती है, जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कौन सा होगा, C ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित हो रहे हों तो वह भार को अपनी, देखिए इसमें आप KVA क्षमता भी आ सकता है, यानी KVA क्षमता
के अनुसार अपना लोड को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अगर किसी का केवीए क्षमता कम है तो वो लोड कम उठा पाएगा, और यदि किसी की केवीए क्षमता ज़्यादा है तो वो लोड ज़्यादा उठा पाएगा। इसके अलावा उनकी प्रति इकाई इम्पीडेंस जो क्षमता होती है उस पर भी क्या कर सकते हैं, ये लोड को सहन कर सकते हैं। अगर किसी की प्रति इकाई इम्पीडेंस ज़्यादा है तो वो लोड कम सहन करेगा, और प्रति इकाई इम्पीडेंस क्षमता कम है तो वो लोड ज़्यादा सहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, यानी प्रति इकाई इन्फिडेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शक्ति परिणामित्र इस प्रकार के डिज़ाइन किए जाते हैं कि इनकी दक्षता खाली स्थान पर अधिकतम प्राप्त हो सकें। अब जो पावर, देखिए दो प्रकार से परिणामित्र आते हैं, एक तो पावर ट्रांसफार्मर आते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आते हैं। तो जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो दक्षता होती है वो 50% पर ही उच्च मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी पूर्ण भार पर क्या मानी जाती है, यानी जो पावर ट्रांसफार्मर होंगे, पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनकी दक्षता कितने % पर मानी जाती है, 100% पर उच्च मानी जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपके राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण भार के लगभग बराबर क्या होती है इनकी दक्षता, उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस वाइंडिंग के खालिस्तान के कारण होता है। अब देखिए कॉपर लॉस बराबर अपन ने पढ़ा है I²R, और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस और करंट के वर्ग के समानुपाती है, यानी लोड के ऊपर निर्भर करेगा। तो या तो लोड ऑप्शन में होगा या रेजिस्टेंस होगा। देखते हैं क्या है। देखिए पहला है चुंबकीय क्षेत्र में धारा रिवर्स होने के कारण, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। भंवरदार हानि नहीं होगा। विरोधी विद्युत वाहक बल, इसके कारण भी नहीं होगा। एक आपका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध के ऊपर इस कॉपर लॉस क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर धारा का वर्ग होता तो उत्तर कौन सा माना जाता, धारा के वर्ग यानी लोड के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर इस प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं कि लो हानियाँ कम से कम रखी जा सकें, यानी कि जो आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी लो हानियाँ कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्यों लो हानियाँ कम से कम रखी जा सके, क्योंकि लो हानियों के कारण इंसुलेशन खराब होता है, नहीं, लो हानियों के समय की हानि होती है। देखो लो हानियों से कोई समय की हानि नहीं होगी। लो हानियों के कारण क्या, ट्रांसफार्मर तेल गर्म होता है, इनके कारण देखो जो आपके लो हानियाँ होती है बिल्कुल निम्न मात्रा में होती है। तो यहाँ पर तेल गर्म करना इसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो तेल गर्म होता है वो कौन सी हानि के कारण होता है, कॉपर लॉस के कारण होता है, यानी करंट के कारण। अब देखिए इसका जो सी ऑप्शन है, वितरण ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग है वहाँ पर आप 24 घंटे जोड़ के रखिए, यानी इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि लो हानियाँ जो होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर की प्रदाय वोल्टता सामान्य है परंतु आवृत्ति कम हो गई है, तो इससे देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, लो हानियाँ कम होगी या बढ़ेगी। लो हानियाँ देखिए फ्रिक्वेंसी, लो हानियाँ जो आयरन लॉस होते हैं अपने, कौन से लॉस, आयरन लॉसेज जो होते हैं, ठीक है, वो किस पे निर्भर करते हैं, आपके आयरन लॉस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आयरन लॉस दो प्रकार के अपने, हिस्टेरिस लॉस और आपके एडी करंट लॉस, तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आवृत्ति कम करने से आपके आयरन लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, लो हानियाँ कम हो जाना, ठीक है। फ्लक्स घनत्व किस पे निर्भर करता है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स घनत्व बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा क्रोड के अंदर, क्रोड में फ्लक्स घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो देखो फ्लक्स घनत्व कम होना, परिवर्तित होना या ना होना, ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लो हानियों के समानुपाती होती है, तो लो हानियाँ बढ़ेगी घटेगी वो किस पर निर्भर करती है, आपके फ्रिक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कुंडल में स्वप्रेरित वोल्टेज का मान निर्भर करता है। तो देखिए जो किसी भी कुंडली है उसमें जो स्वप्रेरित यानी सेल्फ इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ वोल्टेज पैदा होता है उसका मान निर्भर करता है प्रदाय वोल्टता पर, लोह क्रोड के आकार पर, बोबिन के आकार पर और कुंडली में टर्नों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए स्वप्रेरित जो ईएमएफ होता है वहाँ पर जो प्रदाय वोल्टता के समानुपाती होता है। अगर वोल्टेज का मान वहाँ पर बढ़ाओगे आप तो ठीक है, लेकिन तो वहाँ पर ईएमएफ का मान यानी जो इसमें इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ जनरेट
जनरेट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए आपने 10 टर्न लगाए हैं, सीधी सी बात है, और 10 टर्न में आपने 10 वोल्टेज दी है, 10 की जगह मान लीजिए उनकी क्षमता 20 तक की है तो 20 वोल्टेज दोगे, तो यहाँ पर जो इसमें पैदा होने वाला जो ईएमएफ है उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में उपयोग हुआ तरल जिसकी परावैद्युतिक सामर्थ्य 20 kVA से कम है। देखिए अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, 20 kVA से कम है, यानी जो तरल अपने उपयोग किया है, ठीक है, यानी जो ऑयल यूज़ में लिया है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। फेंकना अनुचित होगा, ठीक है, फेंक भी नहीं सकते, उपयोग करना भी अनुचित होगा, ठीक है, और वार्निश में मिलाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फिल्टर कर लेना चाहिए, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तरल ट्रांसफार्मर में शीतलन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर आप ऑयल की जगह आप किसका उपयोग करोगे, पानी का उपयोग करोगे। अगर पानी द्वारा शीतलित किया जाता है तो भी वहाँ पर नलिकाएं उपयोग की जाती है, अंदर ऐसे खुले में पानी नहीं डाला जाता। तो पानी का उपयोग अपने को नहीं करना है। कोई सा भी तेल हो, खनिज तेल हो, हाइड्रोकार्बन तेल हो या सिलिकॉन तरल हो, कोई सा भी तेल आप उपयोग कर सकते हो। तो ये तो अपने उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसका उपयोग नहीं कर सकते, पानी का। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में इंसुलेटिंग तरल के रूप में सबसे उपयुक्त पदार्थ है। देखिए इंसुलेटिंग तरल के रूप में जो सबसे बेस्ट होता है, यानी इसको सिंथेटिक भी बोला जाता है। देखो सिंथेटिक तेल भी होता है, सिंथेटिक तेल। जो सिंथेटिक तेल है वो कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन तेल, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही उच्च होती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब देखिए आपके 59 क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में तेल की परावैद्युतिक सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खालिस्तान मापने की शुद्धता, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस प्रकार मापा जा सके या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को। तो देखिए टेस्टिंग उपकरण पर निर्भर करती है। देखो टेस्टिंग उपकरण पर निर्भर नहीं करती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप जो सैंपल ले रहे हो, यानी ट्रांसफार्मर का ऑयल ले रहे हो, वो कितनी सफाई से ले रहे हो। अगर उसमें आप लेते समय भी अशुद्धियाँ मिलाओगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। बी ऑप्शन देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता पर निर्भर करती है, बिल्कुल भी दक्षता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तभी सही होगा जब तेल का सैंपल ट्रांसफार्मर के टैंक के कंजर्वेटर से लिया गया हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी तेल का सैंपल ले सकते हो। तेल सैंपल लेने और टेस्टिंग उपकरण की सफाई पर निर्भर करती है। बिल्कुल जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा, डी ऑप्शन, यानी सैंपल लेंगे उस पर और जो टेस्टिंग के जिसमें अपन टेस्टिंग कर रहे हैं उपकरण में, उसकी जो सफाई होगी वो कितनी अच्छी है उस पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का शीतलन आवश्यक है दक्षता बढ़ाने के लिए, या लॉस कम करने के लिए, या ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए, या शोर कम करने के लिए। देखिए जो शीतलन प्रणाली का उपयोग करते हैं अपन, जो ट्रांसफार्मर तेल के अंदर ऊष्मा पैदा होती है या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर ऊष्मा जो पैदा होती है उसको बाहर वातावरण में फैलाने के लिए अपन शीतलन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। तो जो ऊष्मा है वो राइट आंसर होगा कि ऊष्मा को वातावरण में छोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलिकाएं का कार्य क्या होता है। देखिए लोह हानियाँ कम करना, नहीं। इसके अलावा ताम्र हानियाँ कम करना, नहीं। देखिए ताम्र हानियों को आप ऐसे कम नहीं कर सकते हो। ताम्र हानियाँ कम करने के लिए अपने को लोड में कमी करनी पड़ती है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर टैंक को शक्तिशाली बनाना, देखो टैंक को शक्तिशाली बनाना इसका कार्य नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, जिसके द्वारा अपन शीतलन करते हैं, यानी तेल के द्वारा अगर शीतलित कर रहे हैं और रेडिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं यानी ब्लास्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्षेत्र बढ़ा देगा, यानी सतह का क्षेत्रफल क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, जिससे इसको कूलिंग करने में बहुत ही सुगमता प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में श्वासक बोलते हैं इसको, यानी ब्रीदर बोलते हैं, और ब्रीदर में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। देखिए श्वासक के रूप में, यानी जब ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर के अंदर जब संकुचन की क्रिया होती है, यानी ट्रांसफार्मर जब फैलता है और जब वापस ठंडा होकर सिकुड़ता है, जब सिकुड़ेगा तो वो श्वास लेगा, और श्वास लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपन ब्रीदर का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पर जो है नमी नहीं आए तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं,
सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें वाइंडिंग में इंसुलेशन को बढ़ाता है, ये नहीं, इंसुलेशन का कार्य नहीं है इसका। वाइंडिंग को ठंडा करना होता है, नहीं, इसका कार्य नहीं है। कंजर्वेटर से तेल लिया जा सके, देखो तेल लेने का भी इसका काम नहीं है। वायु में से नमी को सोख लेना, बिल्कुल जो ब्रीदर है उसका कार्य क्या है, वायु आती है यानी श्वास लेता है तब नमी को ये क्या कर ले, सोख लें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेटर होता है, देखिए जो कंजर्वेटर होता है, जिस कंजर्वेटर को क्या बोला जाता है, संरक्षक टैंक भी बोला जाता है। संरक्षक टैंक यानी ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जब तेल का संकुचन या फैलाव होता है तब देखो संकुचन के समय तेल उपलब्ध कौन कराता है, कंजर्वेटर, और फैलाव के समय जगह कौन देता है, वहाँ पर भी कंजर्वेटर क्या करता है, तेल के लिए जगह उपलब्ध करवाता है। तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ओवरलोड से सुरक्षा युक्ति होती है, देखो ओवरलोड से सुरक्षा नहीं होती है। ओवरलोड के लिए तो इसमें ट्रिपिंग कॉइल लगाई जाती है, ओवरलोड रिले लगाई जाती है, ठीक है। एक ऐसा ड्रम जो टैंक के नीचे जुड़ा होता है, बिल्कुल नहीं, नीचे नहीं जुड़ा होता, ये ऊपर जुड़ा होता है। एक वायु रोधक धातु ड्रम जो टैंक के ऊपरी भाग पर फिक्स होता है, बिल्कुल इसके अंदर वायु का प्रवेश नहीं होता है, वायु रोधक होता है, ठीक है, यानी इसको स्टार्टिंग के समय वायु रोधक रखा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, आपके ये टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में से एक कार्य नहीं है, यानी तेल का कार्य नहीं है ऐसा बताना है जिसका कार्य नहीं है। तो देखिए प्राथमिक कुंडल को शीतलन करना होता है क्या, बिल्कुल होता है। द्वितीय कुंडल को शीतलन यानी ठंडक प्रदान करता है, बिल्कुल, यानी दोनों ही कॉइलों को ये क्या करेगा, ठंडक देगा। इसके साथ साथ अतिरिक्त इंसुलेशन, बिल्कुल इंसुलेशन का भी कार्य करता है। लेकिन प्रेरणिक रूप से युग्मन यानी कपलिंग करवाना इसका कार्य होता है क्या, नहीं, बिल्कुल प्रेरणिक का युग्मन नहीं करवाता है। युग्मन के लिए वहाँ पर कॉइलें इस्तेमाल की जाती है या फिर आपके कोर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो जो वाइंडिंग होती है वो सबसे गर्म होती है, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो आपकी वाइंडिंग में करंट का मान बढ़ेगा, और करंट जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, वर्क के समानुपाती होती है, और करंट बढ़ने से आपकी ऊष्मा भी बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्म भाग होता है वो होती है आपकी वाइंडिंग। फिर सेकेंड नंबर पर आपकी क्रोड के बाद में तेल, और तेल के बाद में आपका फ्रेम, यानी 4 नंबर के ऊपर आएगा, और 1 नंबर के ऊपर आपका कौन सा आएगा, वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य है, देखो कंजर्वेटर यानी संरक्षक टैंक का कार्य भी मैंने बताया आपको कि ये क्या करता है, तेल के संकुचन या फैलाव के समय सहायता प्रदान करता है। तो वहाँ पर देखिए राइट आंसर, देखो नमी के प्रवेश को रोकना इसका कार्य नहीं है, वो किसका कार्य है, श्वासक का यानी ब्रीदर का कार्य है। टैंक में हवा के प्रवेश को रोकना, ये भी इसका कार्य नहीं है। शक्ति गुणक में सुधार करना, शक्ति गुणक जो होता है वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये भी इसका कार्य नहीं है। तेल के फैलाव और संकुचित होने के स्थान प्रदान करना, बिल्कुल संकुचन और फैलने पर ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग किया जाता है। देखिए टैप चेंजर जो होता है वो सेकेंडरी साइड में ही जोड़ा जाता है, और वो वोल्टेज को अप डाउन यानी निम्न वोल्टेज अगर चाहिए तो वहाँ पर आप टैप चेंजिंग करके क्या कर सकते हो, वोल्टेज परिवर्तित कर सकते हो। तो सेकेंडरी साइड जोड़ेंगे, देखते हैं आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन है कि प्राइमरी वोल्टेज में बदलाव करने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा, प्राइमरी वोल्टेज में इसके द्वारा बदलाव नहीं किया जाता। शक्ति गुणक को एडजस्टमेंट इसके द्वारा नहीं करते, वहाँ पर आपको अगर इंडक्टिव लोड है तो कैपेसिटिव लोड बढ़ाना पड़ता है, और कैपेसिटिव लोड है तो इंडक्टिव लोड बढ़ाना पड़ता है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, शक्ति गुणक सुधार सकते हैं। और ट्रांसफार्मर तो एक खुद ही इंडक्टिव लोड है, तो वहाँ पर आप कैपेसिटर का यूज करोगे। द्वितीयक वोल्टेज में एडजस्टमेंट के लिए, बिल्कुल द्वितीयक वोल्टेज जो होती है यानी सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होती है वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर लो वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पर आप लो वोल्टेज भी ले सकते हो, अगर उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा होगा, सी। और दोनों में इसका उपयोग नहीं कर सकते, ओनली सेकेंडरी के अंदर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में जो रसायन उपयोग किया जाता है वह है, अब देखो जो रसायन उपयोग करते हैं ब्रीदर यानी श्वासक के अंदर, तो श्वासक के अंदर नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। पानी का उपयोग नहीं करते हैं, नमक का भी उपयोग नहीं करते। खनिज तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडक प्रदान करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शुष्क सिलिका जेल का रंग देखिए, मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो शुष्क सिलिका जेल होती है उसका रंग कौन सा होता है, नीला रंग होता है। या फिर जो आपके सिलिका जेल होती है, नीले की जगह अगर ऑप्शन में आपके बैंगनी आता है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हल्का गुलाबी होता है वो किस में होता है, नमी युक्त। और शुष्क सिलिका जेल को अपन कौन सी बोलते हैं, नवजात सिलिका जेल भी बोलते हैं। नवजात मतलब जो तुरंत यानी नई नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग होता है, देखो नमी प्रवेश जब कर जाती है तो वो हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित सुरक्षा में से कौन सा उपयोग नहीं होता, ठीक है। जो छोटा जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर ग्लूकोज रिले होती है, यानी तेल का उपयोग भी बहुत कम किया जाता है, यानी प्राकृतिक शीतलन का उपयोग किया जाता है, लेकिन तेल का उपयोग भी अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर अपने को सुरक्षा युक्ति के तौर पर ग्लूकोज रिले लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना ए ऑप्शन, ठीक है। इसका उपयोग नहीं किया जाता और अपन को पूछा भी इसने यही है कि उपयोग किसका नहीं किया जाता, तो ग्लूकोज रिले का उपयोग नहीं किया जाता। ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन रिले होती है, ओवरफ्लो के लिए भी क्या होती है, ओवरफ्लो के लिए अपन कंजर्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन दो का तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ग्लूकोज रिले का उपयोग नहीं किया जाता। ये तो हाई पावर वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। देखिए हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा, तो आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हमारा जो आपको बताई गई जानकारी है वो सही है, तो कितने प्रतिशत आपको अच्छी लगी ये क्लास, ठीक है। तो आप इसमें कमेंट दे सकते हो कि 100% अच्छी लगी, 90%, 70%, 75%, तो आप कमेंट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या लेकर आएंगे, हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।